बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आज 5वें चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है व्यूअर्स, और कुल मिलाकर के इसका मतलब आज ये हुआ है कि हमारे ये 429 सीटों पर मतदान जो है आज पूरा हो गया है। और अब इसके अलावा आप समझिए तो 114 सीटें जो हैं वो केवल अब बाकी रह गई। मतलब मोटा मोटा आप समझिए हाथ ही निकल गया, पूंछ रह गई। ये अभी तक का इलेक्शन का, आज का इलेक्शन पूरा होने के बाद है। अब लेकिन सवाल आपके मन में भी हो गया, अब इलेक्शन अगर हो गया 400 सीट पर तो अब तक तो क्लियर हो गया होगा ना कि भाई कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। यही आज हम आपको बताएंगे, यही हम आज आपको खुल्लम खुल्ला डिस्कस करेंगे आपके साथ प्रोग्राम में कि भाई इन 400 सीटों में क्या दिखाई दिया। मोदी जी जो कह रहे थे 400 वाली बात, वो अब तक तो दिखाई दे जानी चाहिए ना। या राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारे 300 हो गए, तो भाई उनके 300 दिख जाने चाहिए। तो चलिए आज यही बात हम लोग प्रोग्राम में करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, दीपक चौरसिया साहब रोज की तरीके से हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत सर आपका। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं। शांतनु जी बहुत स्वागत आपका भी। और मेरे आज के तीसरे मेहमान आ चुके हैं सेट पर। प्रोफेसर साहब हमारे साथ आ गए हैं सेट स्टूडियो में। संजय कुमार साहब CSDS से हैं। संजय जी जो हैं सर्वे सिर्फ करते नहीं हैं, सर्वे करना सिखाते भी हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है सर। बहुत स्वागत सर। आप इस प्रोग्राम में पहली बार आए। तो सर मैं इस प्रोग्राम में आते ही जब कोई पहली बार आता है तो उसको हम एक शपथ दिलाते हैं कि आपको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, छुपाना कुछ नहीं है सर। तो पहले तो बताइए आपने सर्वे किया कोई इस बार की नहीं किया? सर्वे कर रहे हैं ना, बस बन गया शो आज का, हो गया शो। सर्वे कर रहे हैं। हाँ। तो बस, तो सर अब फिर तो बात ही कुछ नहीं। ऐसा ही आदमी और यूं कहूं कि सिखा रहे हैं। नहीं सिखाते तो है ही हैं, आप सर्वे कर रहे हैं। बस सर हमारी बात तो बन गई। तो सर क्या बता रहे हैं सर्वे? पूछ लेते ना सवाल। हाथी निकल गया सर। हाथी निकल गया सर। कौन सा हाथी, किसका हाथी? सवाल तो ये है किसका हाथी? सत्ताधारी पार्टी का हाथी सर, एनडीए का हाथी। कहां से निकल गया? पकड़ से उनके निकल गया या मंजिल पे पहुंच गया? मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, पहुंचा नहीं है, बढ़ रहा है मुझे लगता है। अब पूरी अगर क्रिकेट की भाषा में कहूं कि भाई जब तक मैच का आखिरी गेंद फेंक नहीं दिया जाता तो कहते नहीं है ना मैच खत्म नहीं हुआ है अभी। नहीं सर, वो तो ठीक है। हाँ। तब तक मैच खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर एक पारी फॉलो ऑन चल रहा है किसी टीम का, तो आपको पता ही है ना नतीजा क्या होगा। अब वो तो डिक्लेयर होगा मैच, तब डिक्लेयर होगा। वो भी बात है। लेकिन अगर देखिए उसके दूसरे भाषा में अगर मैं कहूँ, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि क्या हवा का रुख बदल गया, कुछ बदल गया है। मुझे लगता है कि हवा थोड़ी बदली है। अच्छा। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ हवा बदली है, क्या इतनी बदली है कि जैसे पेड़ है ना, पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं, थोड़ी टहनियाँ टूट गई हैं, पेड़ उखड़ता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। फिर क्लियर ही हो गया फिर तो बात मेरे ख्याल में। लेकिन ठीक है, अभी समझ गए आप? अभी तो बड़ी सर सब समझ गए, नहीं सब समझ गए। हमसे इंटेलिजेंट दर्शक हैं इस समय। उन्होंने कहा हाथी मंजिल पर पहुंच रहा है। अब आप उन्होंने क्लियर कर दिया कौन सा हाथी, तो सत्ताधारी वाला हाथी, सत्ताधारी दल वाला हाथी। एक चीज और पूछ लो सर भाई आप। हाँ सर, कोई टीम फॉलो ऑन खेल रही है क्या सर? इतनी पीछे चल रही है कोई सर टीम? मुझे नहीं लगता, फॉलो ऑन वाली स्थिति तो नहीं है। अच्छा, मतलब मैच इंटरेस्टिंग था। मैच इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। अरे सर लेकिन दावे दोनों तरफ के बड़े। देखिए क्रिकेट की भाषा में आप बात कर रहे हैं तो मैं कहूं कि एक तरफ कहें ऑस्ट्रेलिया की टीम है और दूसरी तरफ इंडिया की टीम है, और मैं इसी शायद इंडिया की बात कर रहा हूं, INDI है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ मैच है, ऑस्ट्रेलिया की जगह हम खेलने जा रहे हैं, इंडिया की टीम खेलने गई। तो ऑस्ट्रेलिया के पास फास्ट बॉलर थे, उन्होंने फास्ट पिच बनाए और उन्हें लगा धाराशायी कर देंगे टीम को। लेकिन पता नहीं पिच कैसे बनी, वो तीसरे दिन चौथे दिन ना टर्न करने लगी है। अच्छा, वो टर्न करने लगी तीसरे चौथे दिन। तो ऑस्ट्रेलिया की जो पिच बनाने वाले थे वो भी थोड़ा अचंभित रह गए हैं और उन्हें लगा ये टर्न कैसे करने लग गई है। अब सवाल ये है कि क्या इंडियन टीम के पास वैसे स्पिनर्स हैं? जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे तो इंडियन टीम के पास चौकड़ी होती थी, बिशन, चंद्रा, प्रसन्ना इनकी और वेंकट राघवन, ये 4 लोग होते थे और कई मैच जिता देते थे, हार भी जाते थे। तो क्या इनके पास चौकड़ी है? टर्न तो कर रही है पिच, लेकिन टर्न कराने वाले क्या गेंदबाज हैं? सब इस पर निर्भर करता है। सर अब लोग मुझे कहेंगे आप रोज कहते हो खुल के खुल्लम खुल्ला, बहुत हमने संकेतों में बहुत बात कर ली सर, अब जरा खुल के बात कर लेते हैं। तो पहले यहीं से शुरू करते हैं, कौन सा गेंदबाज चला सर आप बताइए इंडिया का? अब कौन सा गेंदबाज? नहीं, पहले टीम क्लियर कर लीजिए। अच्छा ठीक है, टीम मोदी टीम राहुल क्लियर सर, यहाँ फोटो लगी ना सर, क्लियर है। टीम मोदी टीम राहुल सर,
टीम मोदी। फोटो लगी इसमें तो टीम तो पता ही नहीं चल रहा है, सारे तो एक ही टीम में खड़े हैं, एक ही कप्तान नजर आ रहा है। ना सर, ये नहीं, वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ऐसा आपको। लग रहा है उन सबका कप्तान नहीं है। सब- सबका कप्तान यही है, मुझे तो यही लगा। ना एक टीम इनकी है जिनको बीच में देख रहे हैं मोदी जी, ये अपनी टीम के ऑलराउंडर हैं। तो अपनी टीम के ओपनिंग बैट्समैन भी ये हैं, अच्छा, फास्ट बॉलर भी हैं, स्पिनर भी हैं, सब कुछ यही है। ये तो क्लियर है। और उनकी तरफ फिर सारे हैं, फिर अलग अलग जिम्मेदारी सबकी है। इसीलिए मैंने कहा तो टीम मोदी टीम राहुल इसके हिसाब से। अब मुझे सर क्लियरली मोदी जी वाला वो दिख रहा है क्या 400 वाला मामला? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि 400 वाला कहीं भी दिखाई पड़ रहा है। दूरबीन कितनी भी बड़ी दूरबीन ले लें, कितनी भी पावरफुल दूरबीन ले लें, उससे देखते रह जाएंगे, आपको 400 नजर नहीं आएगा। कम से कम मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। और अगर एनडीए 400 नहीं आपको दिखाई दे रहा तो बीजेपी की अपनी 300। मुझे नहीं लगता है कि वो भी 300 शायद दिखाई पड़ रहा है, कह नहीं सकते, धुंधला सा है वो। आप दूरबीन लगा के देख रहे थे, पहाड़ के ऊपर खड़े थे, लेकिन वो बीच में बादल से आ गए, तो बादल आ गए तो धुंधला सा हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मतलब अगली 100 सीट डिसाइड करेंगी। हाँ, अभी है 124 सीटों पे चुनाव होना बाकी है, डिसाइड करेगा। मतलब अब जैसे कह रहे हैं बादल छटने की उम्मीद है, बादल जरूर छटेंगे, ऐसी उम्मीद है हमें। वैसे ये जो आखिरी वाले ओवर्स हैं, अब जो अब आप छठे और सातवें वाले, इसमें इनका स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त था पिछली बार। एडवांटेज बीजेपी है। एडवांटेज बीजेपी, मतलब मैं थोड़ा टेनिस के लैंग्वेज में बात सीटें उनकी थी। जैसे आज वाली देख लीजिए, अब आज वाली 49 सीटों में से 32 सीटें बीजेपी की थी और 41 एनडीए के पास थे। 41 एनडीए के पास थी आउट ऑफ 49। सो टीम मोदी has to score today also very well and in next 2 rounds also। ठीक है, तो बनारस गोरखपुर पोल होगा और पूरा रीजन पोल होगा जो भाजपा के। पूरा पूर्वांचल पंजाब, आएगा। दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली पोल होगा। पंजाब में क्या आएगा सर? पंजाब में आपको लगता है कुछ मिल रहा है? आपके सर्वे ने तो दिखाया। आपके सर्वे ने तो नहीं, दिखाया। 2 थी, 2 की 4 दिखाई थी, इससे यही था, इतना कोई इससे ज्यादा अरे कुछ नहीं था। 100% इंक्रीज हो रहा है, वो भी ऐसे तो अकेली बात करते भाजपा, हैं। वो भी अकेली भाजपा। 100% की बिना बढ़ोतरी शिरोमणि है, से, बिना शिरोमणि 2 से। से 4 हो गए। तो सर 100% की बढ़ोतरी आप अगर 100% की बढ़ोतरी राहुल जी भी कर जाएं, तो मुझे आप आज तक मुझे कोई मिला नहीं है कहने वाला कि उनकी 100% बढ़ोतरी हो रही है, मतलब 100 पे पहुंच जाएंगे राहुल गांधी। मुझे नहीं पता आपका सर्वे क्या दिखा रहा है? दिखा रहा है सर 100 सीट? नहीं, हमारा सर्वे तो अभी कुछ बोलता नहीं है ना, ये देखिए अब इनको याद वो आ सर्वे अभी बोल नहीं रहा है, उसके बोलने पे पाबंदी है। सर्वे के बोलने पे पाबंदी है। तो हम फिर क्रिकेट पे आ जाते हैं। सेंचुरी हो रही है सर टीम राहुल गांधी की। की। टीम राहुल की सेंचुरी हो रही है। नहीं, कई बार होता है। आपको याद होगा एक चेतन चौहान बैट्समैन होते थे इंडियन के, Yes, ओपनिंग हाँ। बड़े अच्छे थे, बड़े कंसिस्टेंट खेलते थे, लेकिन बहुत कम सेंचुरी बनाई उन्होंने। अगर आप उनका पूरा रिकॉर्ड देखेंगे, टेस्ट रिकॉर्ड, बहुत कम सेंचुरी बनाते थे, अच्छा खेलते थे, 40, 50, 50, 60, 60, 65, 60, 65 पे जाके आउट हो जाते थे। तो सेंचुरी बनाना आसान नहीं है टीम के मतलब लिए। 60-65 हिंट लेते रहिए। अरे आपने नाम भी लिया, देखिए आपने नाम भी लिया सर संजय पहले जी ने। नहीं, सर को पहले प्रणाम क्या सर। नाम मतलब में आज ये जो हम आज कर रहे हैं ना, ये अच्छा ये नहीं मैं एक लाइन जोड़ दूं इसमें। सर ने नाम भी क्या लिया, चेतन चौहान, बीजेपी से खेले हो, बीजेपी खेलती रहे हो। सर कुछ कह मंत्री नहीं रहे। हाँ, कुछ नहीं सर कह कुछ नहीं कह रहे। कुछ नहीं कह रहे। सर्वे चुप है, बिल्कुल सर्वे चुप खामोश है, चुप है, बिल्कुल। सर्वे कुछ नहीं कह रहा है। तो सर्वे बस अब खामोश सर है। को ही सुनेंगे आज हम। क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम, क्रिकेट की बात हो रही है केवल। तो 300 लगाना मतलब, ऐसे तो आजकल वनडे में 300 आम बात है, आम बात है। T20 बना दे रहे हैं हाँ, आजकल। और तो ये तो कोई टेस्ट मैच है साहब, 7 चरण का टेस्ट मैच है। 7 चरण के टेस्ट मैच में आपने कहा कि भाई 300 जो है अभी नहीं दिखाई दे रहा। 5 दिन की बैटिंग के बाद 7 दिन का टेस्ट मैच मान लीजिए। लेकिन अगर ऐसा है सर, तो फिर कैसे पूरा होगा 400 वाला मामला? आपका अपना असेसमेंट आप तो दे चुके हो ना एक बार असेसमेंट। अब मैं असेसमेंट दे चुका हूं, मुझे कोई ऐसा सेंट्रल इशू ग्राउंड पे नहीं दिखाई देता। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, जो अपोजिशन की यानी टीम राहुल को एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रदर्शन की तरफ ले जाए, उनके पक्ष में मुझे कोई ऐसा माहौल, मोमेंटम, नारा, नखरा, नाटक नहीं दिखाई देता जो उसके मोमेंटम को और आगे ले जाए। उसी के आधार पर मेरा आकलन है कि नहीं, बेहतर पोजीशन पे होगी, 303 प्लस बीजेपी होगी, इतना तो मैं कह रहा हूं। पिछली बार से ज्यादा। ठीक है, वैसे अब मैं दिन में भी जिक्र किया था अपने प्रोग्राम में, प्रशांत किशोर ने ये बात कही है कि बीजेपी हर हाल में पिछली बार से ज्यादा सीटें लाएगी। उन्होंने कह दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हो गई। मैंने कह दिया तो इसका मतलब ये भी इनकी हो गई। मैंने भी कह दिया, उनका मेरा आकलन है। उनका भी आकलन है कि भाई 303 पार करेगी भाजपा। सौरभ, 2 बातें हैं। एक तो नरेंद्र मोदी ने 400 पार बोल के हम लोगों को भी टीवी स्टूडियो में कंफ्यूज कर दिया कि 400 बोलते रहो। 272 चाहिए तीसरी बार सरकार बनने के लिए। करेक्ट। पूरे देश, पूरे विश्व भर में जो भी कोरोना के बाद री इलेक्शन के लिए गया है, वो बहुत या तो मुंह की खाई है उसने,
पूरे विश्व में कोरोना के बाद इलेक्शन लड़ना मुश्किल है कि कोरोना में जो भी अच्छा बुरा हुआ वो सरकार पे मरा जाता है, चाहे वो अच्छा हुआ बुरा हुआ। उसके बाद आपका यूक्रेन का युद्ध हो जाता है, उसके बाद इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वो सब के बाद चुनाव लड़के तीसरा टर्म लेना वही बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी ने 400 का नारा दिया है, उसके कितने पास पहुंचते हैं वो अलग बात है। और उन्होंने कहा भी अभी एक इंटरव्यू में कि मैं तो 400 के आसपास खेल ही रहा था, 350 एनडीए के थे, 2-3 दल मुझे सपोर्ट करते ही थे, बीआरएस सपोर्ट करता था। उन्होंने कहा मैं संसद में तो ऑलमोस्ट 390-400 के पास खेलता ही था, YSRCP करता था। वाईएसआरसीपी करता था उनको बल्कि बीआरएस सपोर्ट करता था, चाहे तो डीएमके भी दे देता, डीएमके भी देता था। ये बात तो उन्होंने मेरे 2 बार मैंने जब इंटरव्यू किया उसमें मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सर 400 कैसे 400 पे तो मैं खेल रहा हूं। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूं 400 पे मैं हूं, ऑलमोस्ट 400 तो है हमारे पास। सौरभ आपके इंटरव्यू में 2 बार उन्होंने बात बोली, 2 बार बोली, 2 बार बिल्कुल, बोली, मुझे याद है कि हम 400 पे हैं और ऑलरेडी। जो दीपक जी ने कहा, मैं करीब 11 स्टेट घूम के आया हूं अपनी किताब के माध्यम से। देखिए हम लोग तो जैसे कहा माथा टच करके आते हैं, हम तो ऐसा सर की तरह सर्वे तो नहीं करते, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है। और जो मोदी ने चीजें करी हैं वो स्टिक हैं। जो 4 करोड़ घर मिले हैं, जो 10 करोड़ टॉयलेट मिले हैं, जो 11 करोड़ गैस के चूल्हे मिले हैं, जो राशन मिल रहा है वो है अभी राम और राशन, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं हो गया। और क्रेडिबिलिटी राहुल की, अखिलेश की जो है वो वही थी, उसमें कुछ उन्होंने इजाफा नहीं कर लिया उन्होंने। तो ऐसा कुछ उलटफेर नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा नॉइज वाला इलेक्शन नहीं है, तो आपको कंफ्यूज हो सकता है भाई, ना तो इधर की नॉइज है ना उधर की नॉइज है। तो आप शायद कि इधर की 4 आवाजें सुन लेते हैं तो अरे नहीं ये तो उसके अगेंस्ट में, इधर की अच्छी आवाज सुन लेते हैं तो उसके फेवर में। मेरे ख्याल से स्टेटस को रहेगा, पिछला वाला इलेक्शन मोटा मोटा रिपीट हो रहा है, रिजल्ट मोटा मोटा सर जितना शोर हम कैंपेन में सुनते हैं बातों में, जितना अग्रेशन, अब बहुत अग्रेशन भी आ गया। मैं बताता हूँ आज मोदी जी ने आज क्या बोली है, नई बात, राहुल गांधी का वीडियो भी एक चल रहा है, लेकिन उतना जमीन पे है क्या मतलब लोगों के बीच में चर्चा, या जैसे पहले होता है कि ठंडा चुनाव है, वही लगा आपको? नहीं, ठंडा चुनाव वैसा तो नहीं लगता कि ठंडा चुनाव, क्योंकि अगर आप अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे, लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर तो शोर है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है, जैसे आज की गर्मी को देखें आप, तो अब मौसम की गर्मी है, चुनाव उसके कारण थोड़ा ठंडा हो जाता है। करेक्ट। क्योंकि आपको वोटर गया, वोट दिया, वापस घर आया। पहले हम जाते थे, वोट दिया, थोड़ा घूमे फिरे, लोगों से बातचीत की, वो माहौल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अपना काम किया, वापस आ गए। इसी के लिए गर्म मौसम में चुनाव ठंडा दिख रहा है, लेकिन चुनाव ठंडा नहीं है। कांटे का मुकाबला कई कंस्टिट्यूंसीज में हो रहा है। इसी के लिए आज हम, एक समय 400 के नीचे बात ही नहीं होती थी, आज से 2 महीने पहले, आज कम से कम कुछ तो चर्चा हो रही है कि 272 होगा, नहीं होगा, 300 होगा, नहीं होगा। तो चुनाव इतना ठंडा नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। नहीं सर, 272 भी क्वेश्चन में है क्या? नहीं, 272 बीजेपी के लिए। हाँ, बीजेपी के लिए 272 अकेले। हाँ। चुनाव में क्या 272 पार कर रही है? मुझे लगता है कि सवाल तो पूछ रहे हैं। इट इज नॉट अ डन डील कि नहीं ये तो हो ही रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये हो ही रहा है। अच्छा, और इसके लिए इसके पीछे दूसरी तरफ का आपको सबसे बड़ा स्कोर करने वाला कौन लग रहा है? मतलब एज एन, मतलब कहां मतलब अगर बीजेपी दिक्कत में आ रही है, इसका मतलब सामने वाली टीम अच्छा खेल रही है, उनकी तरफ से कौन अच्छा खेल रहा है? देखिए, दिक्कत किसको कहें? दिक्कत अगर कहें बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है क्या, ऐसी दिक्कत तो नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन आप कहें क्या बीजेपी मेजॉरिटी लेके से नीचे आ सकती है? हाँ। ऐसी दिक्कत तो हो सकती है, हो सकती है क्योंकि मेजॉरिटी मार्क 272 है। अब 2, 4, 5 सीटें स्लिप भी कर सकते हैं। 260 भी आए तो सरकार बनेगी। हाँ, लेकिन ये मेजॉरिटी 250 भी आए तो सरकार बनेगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आएगी तब भी उनको ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा दल या सबसे बड़े गठबंधन को बुलाया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो मैं वही सर से मैं वही जानना ऐसे ही तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस ने सरकार बना ली थी 2004 के अंदर। कांग्रेस और बीजेपी के बीच का डिफरेंस जो था 6 या 7 सीटों का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आपने सही कहा 144 6 सीटों का। हम भी शायद ना, मतलब 400 के फेर में पड़ गए, 400 के फेर में पड़ गए। अब मान लीजिए जो बात सर कह रहे हैं कि भाई सरकार नहीं बनेगी, ऐसे हालात नहीं दिखाई देते, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी की तीसरी बार आ जाएगी शायद। इट इज स्टिल टू बी डिसाइडेड, अभी वो पता चलेगा, 2 चरण का चुनाव में उस पर अब थोड़ी चर्चा होनी शुरू हो गई। 2 महीने पहले इस पे चर्चा नहीं होती थी। मैं वो कह रहा था कि मतलब मान लीजिए फॉर डिस्कशन सेक, भाई बीजेपी, हम कह रहे हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आती, तो कितनी सीटें कम हो रही है पिछली बार से? 25-30 सीटें तो कम ही होगी। ऐसा लगता नहीं, अगर वो हो भी रही है तो फिर वो गेन भी हो रही है ना। उत्तर प्रदेश आपको श्योर 10 सीट ऐड करके दे रहा है, वो 62 पे था, इस बार 70-72 पे आ रहा है। आपको बंगाल से 3-4 सीट, आपको उड़ीसा से 3-4 सीट, आपको एनडीए की अगर सीट है तो आंध्र से सीट। शांतनु 400 पहुंचा देंगे। नहीं, मैं तो 3-4 बता रहा हूँ। तो गिनती करा रहे हैं, 400 पहुंचा देंगे। मान लिया आपके राजस्थान से 2 सीट कम हुई, बिहार से 2 सीट कम, तो गेन भी हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं स्टेटस को रहेगा बिल्कुल। जो पिछली सीट थी वो वापस आने वाली है। ये मेरे पास आज वाली लिस्ट है ना, देखिए बीजेपी की जो आज 49 में से 25 थी। यूपी वाली बता रहा हूँ आपको, आप तो यूपी घूमते हो ना पूरा। 14 आई थी पिछली बार, तो आज ही वाली मोहनलालगंज, लखनऊ, अमेठी,
जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा एक नहीं थी, इसमें रायबरेली नहीं थी बस। हाँ देखिए, इसमें तो कोई कंपटीशन वाली सीट भी नहीं दिख रही मुझे, इसमें एक सीट पे कंपटीशन भी नहीं है। और वो तो समाजवादी भी नहीं कहेगी। अमेठी में भी नहीं कंपटीशन है। अमेठी में कहाँ बचा है कंपटीशन? और रायबरेली रायबरेली आज शांतनु नहीं, बड़े इसमें ये बीजेपी की है ना। शांतनु बड़े शार्प है, नाम पढ़ के बता देते हैं कि बिल्कुल, कंपटीशन हाँ, है या नहीं है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सीटों में तो पता ही सर, उत्तर प्रदेश में तो सर competition रायबरेली नहीं है बता दीजिए, राहुल गांधी का बता दीजिए बस। अब जेब में तो पर्ची है नहीं कि मैं निकाल के बता दूं कि तो पता मुख्यमंत्री तो है कौन बन आपको, रहा है। पता तो है आपको। जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं ना, पर्ची निकाला बना दिया मुख्यमंत्री, तो वैसे मैं जिता और हारा तो नहीं सकता। लेकिन एक मुझे सेंस लगता सर, है एक लेकिन सेंस मुझे लगता है रायबरेली कि रायबरेली में अच्छा मुकाबला है। और कांग्रेस को अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, कितने चुनाव कांग्रेस ने जीत वहां हासिल की है, उस नजरिए से मैं जाऊं तो मुझे लगता है रायबरेली कांग्रेस जीतने की स्थिति में बनी हुई है। अमेठी में फाइट है सर, अमेठी में फाइट है। फाइट है। अब फाइट का मतलब क्या? 1 लाख के अंतर को आप फाइट कहेंगे तो फाइट है। अगर आप कहेंगे कि नहीं, फाइट का मतलब सिर्फ 5-10 हजार 15-20 हजार को हम फाइट कहते हैं, 50,000 को फाइट कहते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है फाइट की गुंजाइश बनी हुई है, फाइट की गुंजाइश बनी हुई है। ओके, बट एज बीजेपी। निश्चित रूप से मुझे लगता है बीजेपी। तभी राहुल गांधी के असेसमेंट के बाद ही भाग के गए वहां से, उनको सब पता था ना, उन्होंने सर जैसे किसी लोग को एंगेज किया था, तभी पता लगा, तभी भाग के बगल में गए ना, तो ऐसे नहीं जाते ना। तो हमने सर आप पार्टियों के लिए तो नहीं सर्वे करते ना। हमने कहा जैसे अब हाँ, इन्होंने कहा जैसे हमारे जैसे इतना ही समझदार, इतने ही अकलमंद। नहीं, हमारे से तो बहुत समझदार, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। क्योंकि अगर मैं समझदार होता, मैं पार्टियों के साथ काम करता रहता, तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता, समझदार होता, तो मैं समझदार नहीं हूँ। आप पार्टी के लिए नहीं करते सर्वे? नहीं, पार्टी के लिए नहीं करते सर्वे। ओके, मतलब अमेठी स्मृति ईरानी एज एंड रायबरेली राहुल गांधी एज, आप सहमत हैं? मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पिछली बार भी दिनेश प्रताप सिंह ने 17% का जंप उनको मिला था और -8% मिसेस गांधी नीचे आई थी। अब वहाँ का हालात पूरे बदल चुके हैं। अब जितने भी लोग हैं आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, या तो बीजेपी से प्रभावित हैं या समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी के अंदर आ चुके हैं। उनके 2 विधायक बागी हैं, मनोज पांडे इधर आ चुके हैं, क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में कर चुके हैं, आदित्य सिंह इधर आ चुकी हैं। वो अमेठी बीजेपी का इतना बड़ा झगड़ा है सर, लेकिन वहाँ पे हाँ, मैं मानता हूँ झगड़ा है वहां पर, लेकिन सबको ये करके दिखाना है ना। अब तो बीजेपी में भी लोगों को करके दिखाना है भाई, उनकी नौकरी का भी सवाल है। आने वाले टाइम में विधानसभा में उनको टिकट ना मिले, उसके लिए उनको दिखाना पड़ेगा ना कि इस सीट से मैंने इतने वोट डलाए, यहाँ से इतने डलाए, यहाँ से इतने डलाए। तो मुझे लगता है कि रायबरेली में भी अमेठी की तरह बहुत कड़ा मुकाबला। सर एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इस चुनाव के अंदर जितना ये मुस्लिम अपीजमेंट वाला मामला, मेरे को लगता है सेकंड फेज से या थर्ड फेज से प्राइम मिनिस्टर ने उठाना शुरू कर दिया था। मंगलसूत्र वाली बात आई, सब आई थी, और उसके बाद से लगातार ये उन्होंने सेंट्रल थीम इसको रखा हुआ। आज क्या उन्होंने बताया, और आज वाला मामला एक्चुअली, मतलब मुझे तो ये, मैं दीपक जी से बात कर रहा था, मैंने कहा ये बात 5वें चरण के बाद बीजेपी को मिली, मतलब ये तो अगर पहले मिल जाती तो इसका बहुत असर वो इसका यूज कर सकते थे। है क्या? प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैली में कहा कि मैंने कांग्रेस के शहजादे का आज से 10-12 साल पुराना एक वीडियो देखा, और उस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं, वर्बेटिम है, मुझे लगता है 2012 यूपी इलेक्शन का वीडियो है, और वीडियो है पूरा, उसमें राहुल गांधी बोल रहे हैं, दिख रहा है आपको, और उसमें वो कह रहे हैं, मैं आपके लिए पढ़ के बता रहा हूं जो राहुल गांधी ने बोला। आरक्षण की बात हमने उठाई, मुलायम सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार भी आरक्षण पर नहीं बोला। प्रेस वालों ने पूछा भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो, सन्नाटा छा गया। कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते हैं, कहते हैं भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। मुलायम सिंह जी खड़े होते हैं, कहते हैं अगर मैं होता तो ज्यादा करता। सर उसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आए तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ये मैं कहता हूं ये रेलेवेंट हो चाहे ना हो, लेकिन जो बीजेपी की थीम है उसके लिए तो बहुत बड़ा मैं हथियार है। देखिए, मेरी कई लोगों से बात भी कि ये क्यों आया। जब अमित शाह का फेक वीडियो डाला गया, देखिए झूठ होता है, कितना भी उसका एक्सप्लेनेशन दो, झूठ जाता है 100 लोगों तक, एक्सप्लेनेशन जाता है 50 लोगों तक। जब झूठा वीडियो डाला कि हम SC/ST का रिजर्वेशन हटा लेंगे, तो भाजपा ने मंचों से कहा, तो उन्होंने इसके काउंटर में इसको बहुत जोर से शुरू करा कि भाई आरक्षण हम नहीं हटाएंगे, आप जो SC/ST का जो 50% का ब्लॉक है उसमें से मुसलमान को, और आपने करा भी, आपने कर्नाटका में, कांग्रेस ने कर्नाटका में, संयुक्त आंध्र प्रदेश में, अभी तेलंगाना में उसको ट्राई करा भी है कि 5% कैसे OBC से निकाल के मुसलमान को दिया जाए। उस बात को अलग अलग तरह से, जिससे लोगों में चिपके वो बात जाके प्रधानमंत्री ने कहा है, और नेताओं ने भी कहा है। सर इनका असर होता है क्या वोटर पर? देखिए असर होता है, लेकिन मतलब लगता है, कहते हैं किसी चीज को जब ओवरडू कर देते हैं आप, एक ही बात को जब बार बार बोलते हैं, तो मुझे लगता है अब उसकी सैचुरेशन आ गया। मेरा अपना आकलन है, आप 1 बार 2 बार जब बताते हैं तो कन्विंसिंग लगता है, लेकिन आप हर चीज को घूम फिर करके उसी बिंदु पर केंद्रित करते हैं कि भाई ये राहुल गांधी का, ये उनका भाषण, तो शायद मुझे लगता है जितना फायदा मिलना था मिल चुका है उनको। Alright. अब इससे अगर बीजेपी के पक्ष में 2% वोट
आना था वो आ चुका है। अब ऐसा नहीं है कि 2% और आ जाएगा, मुझे लगता है इसका इतना ही प्रभाव। लेकिन आप मानते हैं कि हाँ कोई इलेक्टोरेट ऐसी है या कोई मतलब एक तबका है जो जिसके लिए ये मैटर करता है मुद्दा कि हाँ कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी? बहुत बड़ा ये क्लेवेज है अभी भारत की राजनीति, मतलब अगर पॉलिटिक्स को देखें तो माइनॉरिटी अपीजमेंट, और ये इसमें धार बहुत है, बहुत धारदार है। लेकिन अब यही है कि अब इस धार को आप लगातार रगड़ रगड़ के, जैसे कहते हैं ना धार लगाने, धार नहीं, कुंद तो नहीं होती है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। अब धार हो गई है पूरी, और जितना आपको काटना है आप काट सकते हैं, लेकिन उसको और आप धार करते जाएंगे तो और क्या काट लेंगे? सही बात, मतलब जो उससे हासिल होना था वो हासिल होना तो हो गया। हाँ, सर। मैं अपना एक निजी अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं एक छोटे सा टाउन से आता हूँ, सींधवा से। मेरे ख्याल से जब मैं बचपन में वहाँ पढ़ रहा हूँगा, वहाँ पे 30-40 हज़ार की आबादी रहा करती होती, और हर आदमी एक दूसरे को जानता है। लेकिन फिर भी वहाँ जब गणेश चतुर्थी का प्रोसेशन निकलता था, हम महाराष्ट्र से बड़े क्लोज थे, उस पर बम गिरा जाते थे, उसके बाद 2-3 दिन कर्फ्यू लगता था, 2-3 दिन दंगे होते थे, और ये चीजें वहां की पॉलिटी के अंदर रची बसी थी सौरभ। तो मैं इस इम्पैक्ट की बात कर रहा हूं जो बीजेपी उभारने का कोशिश करती है। मैंने उन सिचुएशंस को बचपन से झेला है। तो माइनॉरिटी अपीजमेंट क्या है, किस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात बीजेपी करती है, क्यों अपनी परंपराओं, अपने भगवान से जुड़ी हुई चीजों को आगे ले जाने की बात करती है, उसके पूरे पीछे एक डिजाइन है, उसके पूरे पीछे कारण है। तो आपको हमको शायद ड्राइंग रूम में लगता हो ऐसा कि बड़ा हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बड़े हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बट उन लोगों के पास आजकल अब हम जहाँ रहते हैं वहां पर वो शायद एक वहां पर नहीं है, हम लेकिन महसूस नहीं अभी भी करते गाँव में है, गांव में है, और भारत अभी भी गांव में ये बसता है। बहुत सारे लोगों के लिए लिव्ड एक्सपीरियंस था। मेरे पिताजी मुरादाबाद के हैं, माताजी रामपुर की हैं। हम लोग ऋषिकेश में पले बड़े। जब ऋषिकेश से रामपुर मुरादाबाद जाते थे तो हमें सर्टेन तरह से बिहेव करने को कहा जाता था कि आप ऐसे जाएंगे, ऐसे निकलेंगे। हम बिल्कुल जो बेच बाजार है वहाँ रामपुर में रहते थे, तो हमें एक तरह से बिहेव करने को कहा जाता था जब हम बालक थे कि अब ऐसे जाएंगे, इसके साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, साइकिल है तो यहाँ खड़ी करेंगे, किसी से मच नहीं करेंगे, वगैरह आ जाएंगे। तो एक तरह से बिहेव करने को कहा जाता था हिंदुओं को। तो वो बात याद है सबको, इट्स अ लिव्ड एक्सपीरियंस फॉर मेनी पीपल। और जब वो ठीक होता है तो आदमी को लगता है वापस वो स्थिति ना आ जाए भाई। तो वो लिव्ड एक्सपीरियंस है। वो प्रधानमंत्री ऐसे बात करें हवा में नहीं काफी क्लियर कर दे कि हाँ ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुत ट्रैक्शन था, लेकिन वो एक हो गया उससे जो अभी भी है। लेकिन मैं कह रहा हूं, जैसे मैं धार लगाने की बात कर रहा था, तो आप धार लगा दिए, वो तेज हो चुकी है। अब आप उसको कितना भी रगड़ते रहेंगे तो धार और क्या आएगा? तो जितना फायदा मिलना था बीजेपी को, उसको फायदा मिलता है। बिल्कुल। बीजेपी को किन किन राज्यों में फायदा हो रहा है, किन किन राज्यों में नुकसान आपकी नजर में? अभी तो कई राज्यों में चुनाव पूरे होने भी बाकी हैं, लेकिन मुझे लगता है 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी निश्चित रूप से 2019 की तुलना में बढ़त बनाती हुई दिख रही है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर मुझे लगता है नुकसान होगा। बिहार में नुकसान होगा, कारण बहुत स्पष्ट है, 39 आउट ऑफ 40 इनके पास था। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में इनके पास 26 सीटें थी, 28 में से बीजेपी की अपनी 25 सीटें थी। तो 25, और बीजेपी इस बार 25 सीटें चुनाव लड़ रही है, वहां नीचे आना ही आना है। महाराष्ट्र 41-48 में से एनडीए के पास, उनको नीचे आना ही आना है वहां। राजस्थान की बात करें, नीचे आने की पूरी गुंजाइश है, ऊपर नहीं जा सकते। गुजरात ऊपर नहीं जा सकते, नीचे आ सकते। ये सब ऐसे राज्य हैं जहां पर उनके नीचे आने की गुंजाइश साफ रूप से दिखाई पड़ती है। ऊपर वाले सर जहां चढ़ सकते ऊपर जाने वाले जहां तक राज्यों की बात है, तो कई ऐसे राज्य होंगे जहां पर उनके वोट प्रतिशत ऊपर जाएंगे। सीट शायद 1-2 का इजाफा हो, जिसमें केरल और तमिलनाडु। सीटों के नजरिए से अगर देखें तो मुझे लगता है तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस की भी सरकार हाल ही में बनी है, वो बिल्कुल बाइपोलर कंटेस्ट जैसा दिखाई पड़ा वहां पर। कांग्रेस बीजेपी और बीआरएस साफ किनारे हो गई है। तो 4 सीटें थी बीजेपी के पास, 4 से बढ़ेगी सीटें, क्योंकि वहां 17 सीटें हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, आधी सीटें बट सकती है दोनों के बीच में, लगभग ऐसा तक लगता है। रही बात उड़ीसा और बंगाल, ये दोनों राज्य भी ऐसे हैं। बंगाल में बीजेपी के पास 18 सीटें थी। मुझे अपवर्ड ट्रेंड दिखता है, वो कितना जाएगा, 18 से 20 हो जाए, 21 हो जाए, लेकिन बीजेपी को नुकसान होता हुआ मुझे बंगाल में नहीं दिखाई पड़ रहा है, न ही उड़ीसा में। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, बीजेपी के पास 8 सीटें थी। स्पष्ट रूप से बीजेपी वहां गेन करते हुए दिखाई पड़ती है। लेकिन आप ये कह रहे हैं ये स्क्वायर ऑफ नहीं है, मतलब जो जितना नुकसान हुआ वहां उतना ही फायदा हो, नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। सर मैं इसको थोड़ा डिफरेंटली देखता हूं। सर की एनालिसिस का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। उनके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जब आप मोमेंटम पकड़ता है नेक्स्ट चुनाव, जब एक मोमेंटम पकड़ लेता है और जब देख लेता है आदमी, जो फेंस सीटर होता है वो उस तरफ जाना चाहता है जहां पर उसको दिख रहा हो कि भाई यही आगे बढ़ेंगे और यही आगे बढ़ के सरकार बनाने वाले हैं।
ऐसे जो फैंसीटर्स हैं जो अंतिम समय तक मत डालने की प्रक्रिया में रहते हैं, मुझे लगता है कि उनका झुकाव इस बार भी 2014 और 2019 की तरह बीजेपी की तरफ ही होगा, क्योंकि उन्होंने जो किया वो दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। सामने का इंडिया नीचे आने का कोई alternate- रीजन नहीं है बीजेपी का। हाँ, और इंडिया का कोई ऑल्टरनेट विजन भी नहीं है Alright, जिसके ऊपर खड़ा हुआ जा सके। सौरभ, एक बदलाव मुझे लगा 2019 के चुनाव की तुलना में अगर देखूं तो 2019 के चुनाव में जो कहते हैं आखिरी दिन में मन बनाने वाले वोटर, उनकी तादाद कम थी। इस चुनाव में थोड़ी बढ़ती हुई दिखती है कि आखिरी दिनों में उन्होंने थोड़ा मन बदला फेंस है। सिटर्स। हाँ, जिसको आप फेंस सिटर, जिसको दीपक फेंसिटर कह रहे हैं, तो आखिरी दिनों में उनकी तादाद थोड़ी बढ़ी है। Okay. अब वो वोट किस तरफ गया वो कह नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आखिरी दिनों में लोगों ने मन बदला है। देखिए, संजय सर ने जो कहा, मैं बिल्कुल उससे शब्द शब्द एग्री करता हूं कि आपको बिहार में थोड़ा लॉस हो सकता है, थोड़ी सीटों का, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, लेकिन मैं स्क्वायर ऑफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर है, उस पे संजय जी ने कुछ नहीं बोला। उत्तर प्रदेश सर, आपको, यूपी, हाँ, यूपी देखिए, में, उत्तर प्रदेश आपको 19 में देता था जब योगी 2 साल की बराबर। सरकार थी। अब योगी की 6 साल की 7 साल की 64 सरकार थी है। पिछली बार। हाँ, 62+2 थी, 62+2 64 थी। कोई खास गेंद दिखाई नहीं पड़ता। खास के नहीं दिखाई दे रहा मुझे नहीं और बीजेपी को सबसे ज्यादा मान पाना उम्मीद यही है। मान पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अखिलेश ने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 36% वोट शेयर का करा है 22 में। उसके बाद कांग्रेस का 5-6% ऐड कर लो, भाजपा 50% पर गेम ले जा चुकी है। 22 विधानसभा का चुनाव था। तब भी विधानसभा में उसके आप पहले तो देखिए, 30 पे भी नहीं पहुंचा है। दो चीजें हैं, हम 14 और 19 के चुनाव से इस चुनाव की तुलना क्यों करते हैं? आप अगर इन दो चुनावों को किनारे कर दें तो आप देखें इसके पिछले 5-7 चुनाव को देख लें। हाँ, 2014 के बाद बीजेपी में उछाल आया है। आज की जो बीजेपी वो 2014 में बनी है, लेकिन अगर इसको आप किनारे कर दें तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कब किया? 56 सीटें लाई थी। सही बात। तो वहीं आसपास पे बीजेपी वापस चलिए सर, जाती आज हमारा समय इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन देखिए बहुत सारी बातें जो हैं, हम ये तो वादा है आपसे खुल्लम खुल्ला ही बात करते हैं और की भी है, लेकिन कुछ नियम भी देश के अंदर है, कुछ कानून है, उनका भी सम्मान करना ही पड़ता है हमको। लेकिन फिर भी सर ने कुछ नहीं कहा। आज क्रिकेट के बहाने से सर्वे खामोश है, सर्वे कुछ नहीं बोला है। बस इतना ही है कि भाई एक 60-65 वाली पारी खेल रहा है एक बैट्समैन, दूसरा बैट्समैन जो है वो अभी 270 की तरफ पहुंच रहा है। सर ने ऐसा कहा, पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये अभी 100 सीटों का चुनाव बाकी है, उससे पता चल जाएगा। लेकिन आपसे हमारी मुलाकात कल फिर होनी है 6 बजे, तो टाइम आप नोट कर लीजिएगा और रिमोट रखिएगा साइड में। बहुत शुक्रिया संजय सर, आप आए शो पे, हमारे बहुत धन्यवाद आपका। दीपक जी बहुत शुक्रिया आपका भी, शांतनु बहुत शुक्रिया आपका।